लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। 19 मई को आखिरी चरण का मतदान किया जाना है, लेकिन इन चुनाव में आखिरी चरण से पहले हर वो बात कही जा रही है, हर वो चीज हो रही है जिसका अनुमान लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर लगाया गया है। बयानबाजी से लेकर जात पात हर मुद्दे पर वार किए जा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के मोदी को नीच कहने वाला बयान भी फिर से सियासी हलकों में चर्चा में है। कुल मिलाकर मुद्दे स्तरहीन ही नजर आ रहे हैं और अंतिम चरण से पहले पीएम मोदी खुद वाराणसी के वोटर से अधिक मतदान करने की इमोशनल अपील भी कर चुके हैं। पूरा आर्टिकल है। हाँ जी, आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये ऑपोजिशन का खेल है सर, हमारा नहीं है। मैं उल्लू हूँ, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2019 में आप भी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में जरूर शरीक होइएगा। वोट देने अवश्य जाइएगा। इतना ही नहीं, अपने आस पड़ोस परिवार साथियों को सभी को वोट करने के लिए प्रेरित भी करिएगा। और क्यों ना हम उत्सव के रूप में मतदान करें। सारा देश काशी की तरफ देखता होगा उस दिन। अपनी परंपरागत वेशभूषा हो, गाजे बाजे के साथ निकले, चमक दमक के साथ निकले, काशी की पहचान बनाते निकले। देश और दुनिया टीवी पर उस दिन आपको देखती होगी। कांग्रेस भी अंतिम चरण में पीएम मोदी के इंटरव्यूज में से कोई मुद्दे उन्हें मिल गए हैं जिनमें उनके रडार और कैमरे से जुड़े बयानों को कांग्रेस जमकर उछाल रही है। राहुल तो हर मुद्दे पर मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं। एयरफोर्स के अफसरों से कहते हैं, एयर चीफ से कहते हैं, फायदा होगा। बादल में, आंधी में, तूफान में रेडार हवाई जहाज को नहीं देख पाएगा। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, जब हिंदुस्तान में बारिश आती है, तूफान आता है, तो फिर क्या पूरे के पूरे हवाई जहाज रेडार से गायब हो जाते हैं क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव देश के इतिहास में याद किए जाएगा। जब जब चुनाव की बात होगी और इस बात को याद किया जाएगा कि आखिर कौन सा चुनाव मुद्दाविहीन था, तो 2019 के चुनाव को प्रमुखता से याद किया जाएगा। देश के प्रमुख राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप से बाहर ही नहीं आ सके हैं। सत्ता पक्ष ना अपनी उपलब्धियों पर बात कर रहा है और विपक्ष के भी कई नेता मुद्दों से भटकते दिखाई दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे। अब 8 राज्यों की 59 सीट पर मतदान शेष रह गया है। ये आखिरी चरण होगा और आखिरी चरण के बाद सबकी निगाहें टिकी होंगी कि एग्जिट पोल क्या रहा, 23 तारीख का परिणाम क्या होगा। अपने अपने अंदाज से सब होगा, लेकिन आखिरी चरण लगता है कि शायद अब सौहार्द होगा, लेकिन नहीं, कटुता वैसी फैलती जा रही है। बाउंसर जिस तरह के बॉल्स डाल सकते हैं वैसे बॉल डाल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो हो या फिर राहुल गांधी की बात तो हो, चाहे कोई दूसरे हो। एक बार फिर मणिशंकर अय्यर का बयान
सियासी हलकों में। हालांकि कांग्रेस ने उससे पहले किनारा कर लिया था। फिर एक बार कहा है कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नीच वाले बयान पे आज भी मैं कायम हूं। तो सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि क्या होगा, ये देश की राजनीति जानी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने उस अल्फाज को लेकर के इस वक्त चर्चाओं में भी हैं, बात चाहे राहुल गांधी की हो या फिर प्रियंका गांधी की हो या फिर दूसरे लोगों की। घटना होनी चाहिए, उस घटना पर नेता किस तरह से झपट्टा मारते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। बात चाहे थानागाजी के गैंगरेप केस की हो या फिर दूसरे केस की हो, कुछ इसी तरह के हालात देश में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ आंचल अवाना जी, भाजपा नेत्री हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आरसी चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने बक्सर में एक बात कही है कि पत्थरबाजों को खुली छूट देना चाहते थे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के सदस्य, जिसमें सबको, वो आपको भी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, तमाम जो दल हैं जो गैर एनडीए के हैं, उनको सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरा एक बात और कहते हैं लगातार कि जितनी इच्छा हो रही है उतनी गाली दी जा रही है। पहली बार मैंने जीवन में इतनी गालियां सुनी है। गालियां क्यों दे रहे हो मोदी जी को? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो बक्सर की घटना का जो जिक्र किया है उसका जवाब दूं या मोदी जी करेंगे पहली बार गालियां दी जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी जी इस देश के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आए, जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव से पहले तमाम जो मुद्दे थे और तमाम वो तथ्यहीन और बड़े बड़े फिगर्स के साथ में जो आरोप लगा के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, 342 वादे किए थे और मैनिफेस्टो तो लोकसभा का जो चुनाव था, मतदान था, उससे एक दिन पहले जारी किया। उससे पहले जनता की अदालत के अंदर उन्होंने हर वर्ग से बहुत से वादे किए थे और देश को एक नई उम्मीद दी थी और वो उम्मीद थी अच्छे दिन की। इस देश की जनता ने भरपूर प्यार दिया। 30 साल के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनी इस उम्मीद के साथ में कि वो सशक्त सरकार होगी और जिन वर्गों से जो वादे किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे करेगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शपथ लेते हैं और 28 मई को वो सावरकर जी के पोर्ट्रेट पे जब पुष्प अर्पित करने जाते हैं, जो ध्रुवीकृत राजनीति के जो स्तंभ रहे हैं, जो प्रतीक रहे हैं, और उसी दिन वो अपने वादों से तो मुंह मोड़ लेते हैं और राजनीति का एक नया दौर शुरू करते हैं। और वह राजनीति का नया दौर शुरू होता है 28 मई 2014 से। उसके बाद में तमाम, चाहे राज्यों के चुनाव हो चाहे कहीं के भी चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर जितना जो ध्रुवीकरण का प्रयास किया और किस प्रकार से नेताओं को इस देश के अंदर दो बड़ी फौज की। और इनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अटल आडवाणी जी ने तो अपने ब्लॉग में लिखा, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को राष्ट्रद्रोही के तौर पे नहीं कहा। जब इनकी टिप्पणियां आई, लोगों को इस मुल्क छोड़ के जाने के लिए कहा, राष्ट्रद्रोही कहा, देशद्रोही कहा। और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, वो जेएनयू, जहां पे इस देश के चिंतक, हर विचारधारा के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, और जिन युवाओं को वो नाम लेके जो बात करें वो तो हमारी विचारधारा के भी नहीं है, लेकिन वहां पे विचारों की एक आजादी है, एक फ्रीडम है, और फ्रीडम विचारों की है। उसी से ही बोध की जो जागृति होती है, उसके आधार पे वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का जिक्र करते हैं। लेकिन 5 साल बीत जाने को होते हैं, ये सिर्फ सत्ता की कुर्सी पे सशक्त सरकार बैठ के अगर टुकड़े टुकड़े गैंग को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकती, अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी रहती है, सिर्फ लोगों का चरित्र हरण करने में लगी रहती है। ये देश की शीर्ष पद पे आसीन अगर व्यक्ति करता है तो देश के 130 करोड़ लोगों को क्या संदेश है, ये सबसे बड़ा दुखद है। ये कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजों को छुड़वाना चाह रहे थे, ये पत्थरबाजों को ये करना चाह रहे थे। देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि गोली और बात साथ में नहीं हो सकती, पत्थरबाजों को माफ नहीं करेंगे। और फिर 10,000 जो मुकदमे आपने वापस लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अपनी रुचि रखने के लिए, किसके दबाव में लिए थे, किसके कहने से लिए थे, क्यों लिए थे वापस, वो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति का आधार बना के इस देश को विभक्त करने का कुसंगीत प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो देश के इतिहास के लिए और दुनिया में तमाम जो चुनाव है आजादी के बाद के, उन चुनावों के बीच में याद रखा जाएगा, क्योंकि देश को मुद्दे विहीन राजनीति की तरफ ले जाके सिर्फ ध्रुवीकरण करने का जो काम किया है वो इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना है, दुखद पहलू है। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों का अगर कहीं पे आत्मा होती है तो कितनी वो विचलित होगी, कितनी वो व्यथित होगी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देके इस देश की, अपनी शहादत देके इस देश को आजाद कराया। मैं आपके आऊंगा, आंचल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं।
मोदी साहब एक बात अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि मुझे जमकर गालियां दी जाती हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों का अहंकार देखिए कि आसमान पे छाया हुआ है और गालियां दे रहे हैं। कोई लगता है कि एक दूसरे पर व्यंग शब्दों के बाण, इसे गाली के रूप में देखा जाना चाहिए। गाली की बात बहुत बार जिक्र करते हैं। भारत की संस्कृति, मुझे नहीं लगता कि कोई मन से इस तरह की गालियां देता होगा। एक बात तो स्पष्ट करना चाहूंगी योगेंद्र जी, जो अभी मेरे साथी चौधरी जी ने कहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ध्रुवीकरण की राजनीति क्या होती है? ध्रुवीकरण की राजनीति क्या हम लोग करते हैं, क्या मोदी जी करते हैं? मैं बात पूछना चाहूंगी कांग्रेस से कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती क्या है? ये आप लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं? आप लोग अभी सत्ता में हो प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधान सेवक बन के उभरे हैं 2014 में, जिनकी सरकार बनी है, जो पूर्ण बहुमत में आए हैं और प्रधान सेवक के रूप में आज जनता जिसे जानती है, जो जनता जिसे रूप रहे हुए, आज एक बात बताइए कि पहले जब बच्चे परिवेश बदलते थे तो कोई ना कोई एक ऐसा वेश धारण करते थे कि उसमें कुछ होता था कि हमें सिपाही बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब छोटे छोटे बच्चे अपना परिवेश बदलते थे तो बहुत तरह की उनमें वो होती थी कि कोई वकील के उसमें फोटो खिंचाता था, तो कोई अपने डॉक्टर के पोज में फोटो खिंचाता था। लेकिन आज 2014 लोकसभा का चुनाव जब हुआ था, जिसके उपरांत प्रधानमंत्री हमारे माननीय, आदरणीय, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी, उसके बाद में जब उन्होंने सत्ता को संभाला था, तो आज जन्मे बच्चा आज अगर कोई वेशभूषा को धारण कर सकता है, और अगर कोई वेशभूषा धारण कर रहा है तो वो है मोदी जी के नाम की। आज क्यों एक बच्चा, जो एक अबोध बालक, जो कुछ जानता ही नहीं है, जो राजनीति के उसमें तट पे है ही नहीं, जिसको राजनीति का कोई परिवेश नहीं पता, कोई परिप्रेक्ष्य नहीं पता, तो आज वो क्यों अबोध बालक एक मोदी जी का वेश भर रहा है? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है योगेंद्र जी, क्योंकि राजनीति जो उभरी है वो सिर्फ मोदी जी ऐसी राजनीति लेके आई है कि उन्होंने देश में ऐसा हड़कंप मचा दिया है। और वो हड़कंप किसके लिए मचा है? वो हड़कंप मचा है उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जो सत्ता में रहते हुए भी चोरी, डकैती, लूट पाट, आज ऐसे दायरे में उन्होंने एक छोटा सा सवाल होगा। मैं आपसे, मेरी बात पूर्ण रूप से नहीं हुई है, आप मुझे समय दीजिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज हम विपक्ष में हैं और आप हमसे ही सवाल करते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति, कौन से ध्रुवीकरण की राजनीति? तो सत्ता पक्ष में है, शासन है आपके हाथ में। तो केंद्र में हमारा शासन जरूर है, लेकिन आज मैं गहलोत सरकार से, जो राज्य में जिनकी प्रदेश में सरकार है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि आप आज जो घटनाएं हो रही है, तमाम नाते, तमाम बातें आपने भी की है, उस पर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं तो एक बात इतनी सी जानना चाहता हूँ आपसे, गाली का फैक्ट, गाली कौन गालियां दे रहा है? तो जो विपक्ष में जितने भी हैं, देखिए आज उनका गला घुटा हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो कुछ बोलने के लिए होना चाहिए उनके पास में भी, क्योंकि जो बैठे हुए हैं चोर, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार अगर मोदी जी की सरकार आई तो वो जेल के अंदर होंगे, जो जेल के बाहर बैठे हुए हैं उनका गला कसम है, एक बात बताइए, तो गाली के रूप में उनको निकाल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा सर्वोच्च पद जो हर कोई, मतलब किसी भी तरह से, जो कोई भी तरह से उनको कोई भी गाली दे जाता है। आज एक बात बताइए, कोई गाली क्यों, आखिर क्यों? मैं सवाल तो एक बात जानना चाहता हूँ कि कोई गाली आपको लग रहा है कि कोई गाली दे रहा है? ये उनकी इनकी हीन गाली, कौन गाली? हो रहे, मुझे एक कोई गाली बता दीजिए। हाँ, ये देखिए इस तरह की गालियां दी इन्होंने। विपक्ष के वो लोग हैं जिन्हें डर सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल चोरी किया, अब ये आरोप है कि चोरी किया विपक्ष के लोगों ने। लेकिन 5 साल प्रधान को चौकीदार, आंचल जी 5 साल, आंचल जी 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल, चोरी तो अगर की होगी तो इन्होंने अपने कार्यकाल में की होगी। इस 5 साल में क्या क्या फायदे देख रहे थे? कार्यकाल और 70 साल के कार्यकाल में बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोरी आप लोगों का सीधा हमला है कि यूपीए 1 और 2 के वक्त में स्कैम्स हुए हैं, कुछ भी हुआ। आप लोग एक भी उसके 2 कदम आगे बताइए मुझे। वो रिमोट कंट्रोल सरकार सब आप लोगों के टाइम में तो था, मोदी जी तो फुल फ्लैश थे, लेकिन वो एक भी केस तो लेकर के आना चाहिए था 5 साल के अंदर कि देखिए ये इनका चिट्ठा है और ये जेल जा रहे हैं। बहुत लेकर आए हैं आप चिट्ठा खोलने में, बता दीजिए चिट्ठा क्यों नहीं खोल के? जो आपको अच्छे तरह से मालूम है, आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उनकी जो माँ है, वो दोनों जमानत पे है, सभी को मालूम है। आप कौन नहीं जानता? उन्होंने घोटाले जो किए वो सबके सामने उजागर है। लेकिन इसमें एनडीए सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें एनडीए सरकार का रोल नहीं है, उनकी जांच में एनडीए सरकार का रोल नहीं है। वो कोर्ट के निर्देश पे जो इनका कांग्रेस का एक मुखपत्र जो है उसको लेकर के
उस केस के अंदर उन लोगों की जांच हुई, लेकिन ये एनडीए का इसमें कोई रोल नहीं है कि चलिए पर्टिकुलर किसी फाइल को निकाली और इतने दिनों से कांग्रेस ने राफेल की बताइए, आपने राफेल को लेकर सवाल खड़े किए थे, आपने राफेल के लिए चोरी के लिए बताया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे आपने जो आरोप लगाए थे, मैं सीधे तरीके से बिल्कुल मैं सीधे तरीके से पूछती हूँ राहुल गांधी जी से, जो आपने आरोप लगाए थे राफेल को लेकर, आप मुझे बताइए, आपने चोर चोर करके संज्ञा दी थी, तो आज आपने ही माफी मांगी है, आपने क्यों माफी मांगी है? आप बताइए, मुझे कारण बताइए कि आप आरसी चौधरी जी बताएंगे, माफी के वजह बताएंगे पहले आपको। गांधी ने माफी मांगी है कि मुझसे भूल हुई है, आपका जो चौकीदार है वो बिल्कुल शरीफ है, आप राफेल डील को आप लेकर आए, अब एक बार जवाब, मोदी जी तो माफी पे जवाब आरसी चौधरी जी, माफी क्यों मांगी? आप एक सटीक बात पे आइए कि माफी क्यों मांगी राहुल गांधी ने, एक बार जरा वो क्लियर कर दीजिए। योगेंद्र जी, मैंने जो बीजेपी की जो नेत्री हैं, जितने भी जो उन्होंने वक्तव्य दिए, वो मैंने उन्होंने जो प्रश्न पूछे, जो पॉइंट्स उन्होंने बोले, वो सब लिखे और मैं चाहता हूँ सभी का जवाब दूं। ये जिस माफी की बात करते हैं, ये जो जिस पे चर्चा करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं, राहुल जी ने कहा था केरल के अंदर एक जनसभा थी, जब उन्होंने देश के चौकीदार का जिक्र किया तो कोने में खड़े हुए छात्रों ने कहा चौकीदार चोर है। वो उन्होंने नहीं कहा था, इसकी देश की जनता की आवाज थी। आज किसी भी चौराहे जाइए, देखिए अब आप बीच में योगदान ना डालें, आज किसी भी चौराहे पे जाके बोलिए चौकीदार, एक ही आवाज आती है चोर है। देश के किसी भी चौराहे पे जाके बोलिए चौकीदार चोर है, यही आवाज आती है, यही आवाज आती है। एक बार दूसरा ये अच्छा जी, आऊंगा मैं, पूरा टाइम दूंगा, और कोई है ही नहीं, मन चाहे आप ही लोगों के लिए। एक बार दीजिए ना, मुझे बताइए, एक बार सुनिए, आपके जो अध्यक्ष एक बार आप देखिए, अगर आप इनको बोलने दीजिए, अचल जी को बोल लो, आप जरूर जाओ, एक बार बोलने दीजिए, आप बोलिए, फिर जवाब है ना। तो किसी भी चौराहे पे जाइए, देश का चौकीदार चोर है। मैं कह रहा हूं, देश के शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे जब आरोप लगते हैं तो उनका नैतिक दायित्व बनता है, नैतिकता बनती है उनकी कि वो जनता की अदालत में जाएं, जनता से पूछें, जांच के लिए वो आगे आए और एक कदम बढ़ाएं। जब जेपीसी के गठन की बात हो, चाहे कैग के हवाले की बात हो, तमाम तथ्यों को इस प्रकार से नकारते हैं और अहंकार से जिस तरीके से बोलते हैं, देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं उस कुर्सी पे बैठ के कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, आप मुझे चोर नहीं कह सकते, एक अहंकार है ये उनका। दूसरा, ये जिस बार बार जिक्र कर रहे हैं माफीनामे का, राहुल जी तो आज भी नहीं करे, आज भी करें चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेरा हवाला देके जो कहा कि हमने चौकीदार को बाइज्जत बरी कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो लेके कहा, उसके बाद में कहा था उनका इंटरप्रिटेशन भारतीय जनता पार्टी ने गलत कहा और उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके का कोई नहीं कहा। ठीक है, हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जो हवाले से जो चर्चा कही, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कही है। देखिए बार बार आंचल जी देखिए, ये बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही है, वो नाराज हो जाएगा अगर उसकी बुराई देश का, प्रदेश का, इस आपके चैनल पे अगर कोई दर्शक सुनेगा तो इनके लिए वो शर्म की बात हो जाएगी। ये जनता को बात पहुंचने ही नहीं देना चाहते। जब उन्होंने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया और हमने कहा कि देश के कोने पे किसी भी चौराहे पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, और आज भी कहते हैं जब वो देश की जनता से पूछते हैं चौकीदार, देश की जनता बोलती है आप जाना और आप अपने बीजेपी का सिंबल हटा देना और आप बाईस कोतार पे खड़े होकर बोलना चौकीदार, सिर्फ एक ही आवाज है कि चौकीदार चोर है। देश की जनता बोल रही है, चंद जो लोग हैं, चंद लोग, हाँ, जो चुनती है वही अपने वापस पर जवाब है, जो चुनती है वही पूछती है, जो चुनती है वही पूछती है। चुनती सेवक है, शासक नहीं चुनती है, और आप सेवक नहीं शासक बन गए, आप सेवक के रूप में शासक के रूप में आ गए। आंचल जी देखिए, आंचल जी ने बार बार बीच में इतना योगदान डाल के ये प्रूव कर दिया कि इनके पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई बातें नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो ये क्यों नहीं बोलेंगे? एक से छोटे से कार्य करता है, इनकी झूठ की जगह हवाले है, हर जगह इनको झूठ बोलना काम है। झूठ बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, जब भी मुख खोलेंगे तब सिर्फ झूठ बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है, भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है कि जब भी बोलेंगे देश की जनता का तीर हार करेंगे, लोगों का त्रिचालन करेंगे और झूठ बोलेंगे, झूठे तथ्य रखेंगे। आप तथ्य रखते हो, हम लोग नहीं रखते। अच्छा जी, तो एक बार सुनिए तो सही, आपने जवाब, चलिए आपने जो आरोप लगाए, जो आपने सवाल, जो सवाल स्वीकार नहीं होगी, जो सवाल आपने सुने खड़े किए, उनका जवाब तो सुनिए, एक बार सुनिए तो मैं आपको काउंट धीरे धीरे मैंने आपको नहीं, आप सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए। उन्होंने अभी तक तो यही पूरा नहीं बताया कि माफी राहुल गांधी ने किस बात को लेकर के मांगी थी। करना चाहती हूँ, हाँ, वो करिए तो क्या वही आप जो टुकड़े टुकड़े आप बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो वही कांग्रेस है जिसने ये जेएनयू में नारा दिया था कन्हैया ने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो आपने उन्हीं को क्यों टिकट दिया?
तो बताइए आप कौन सा है ध्रुवीकरण की नीति? इन्होंने कहा चल अवाना जी, आप किसान की बेटी हैं, मैं आपका अब यहाँ पे इस चैनल पे बैठ के नहीं करना चाहता, आपका ज्ञान अगर इतना है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता किस पार्टी का नेता था और किसका नहीं था। अगर कन्हैया ने टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे देते हैं इस देश के अंदर और देश की सशक्त सरकार अगर मौन बैठी रहती है, दिल्ली की सरकार अगर उसके जेल की सलाखों में नहीं पहुंचा सकती, तो देश की सरकार को अपनी नाकामी का श्रेय लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हम एक नाकाम सरकार है जो उन्हें नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ आप आरोप लगाते हैं, आप झूठ लगाते हैं, सिर्फ झूठे बयान, झूठे आरोप, 3.5 साल से आप चालान पेश नहीं कर पाए। सिर्फ लोगों का चरित्र हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और वही आप यहां पर बैठ के कर रही है। और आपको ये पता नहीं कौन से दल से चुनौती है इस देश के अंदर, बोलने की आजादी इस देश के अंदर, जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की कुर्सी में बैठ के विपक्ष से प्रश्न पूछते हो, ये हक होता है विपक्ष का कि वो आपसे प्रश्न पूछे, आपकी जवाबदेही तय करें। लेकिन आप अपनी जवाबदेही नखाने में नाकाम है और सत्ता की कुर्सी पे बैठ के शासक बन गए और शासक बन के देश की जनता से आप प्रश्न पूछते हैं, देश की जनता से प्रश्न पूछते हैं, देश की जनता के सामने मन की बात करते हैं, देश की जनता की मन की बात नहीं सुनते। आप सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, सिर्फ आप मन की बात करते हैं, आप अपने मन की बात करते हैं। देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या का आरोपी रहा है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तरी पार रहा है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या का आरोपी रहा है, वो दूसरे लोगों से पूछते हैं। इस देश के अंदर ऐसे लोग जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं, ऐसे राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष से कितनी बड़ी दुखद बात है। इस पार्टी का नेता एक सेकंड मैं एक बहुत अच्छी बात कही आंचल जी ने, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपकी पार्टियों के नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। बिना प्रमाण के किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक बात सुनिए तो सही आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको और सैल्यूट भी करता हूं आपके जज्बे को कि आप इतनी हिम्मत तो कर पा रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि वास्तव में कोई भी नेता किसी पे भी आरोप लगाए तो उसका प्रमाण होना चाहिए। मैं सहमत हुई बात से, होना भी चाहिए। यही तो मीडिया लगातार हर नेता को कह रहा है कि बिना प्रमाण के मत बोलिए। हम हमेशा ये बात कहते हैं, एक दिन हम कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई आके प्रमाण सहित कहता है कि गलत है, ऐसा कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो ये होना ही नहीं चाहिए। सभी दलों पे लागू है, सभी पे, प्रधानमंत्री जी पे भी है, राहुल गांधी जी पे भी है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे आप लोग। अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप 1 मिनट अगर चुप रहेंगे तो ये मैं इनसे जो सवाल था, और ये लगातार मोदी साहब भी पूछते हैं कि आपकी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांग चुके 3 बार सुप्रीम कोर्ट से। 1 मिनट में अपनी बात ही खत्म करेंगे। एक बार आप जरा सुन लीजिए किस बात की तो माफी मांग रहे हैं वो, और क्या वो एक मामला है। मैं शॉर्ट में चाहूंगा, आप डाइवर्ट मत होइएगा चौधरी साहब, आप मुद्दे पे आइए कि माफी राहुल गांधी क्यों मांग रहे हैं। एक शॉर्टकट में योगेंद्र जी, मैं तो तमाम मुद्दों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धैर्य इतना नहीं है कि जब मैं जवाब देता हूं तो वो बार बार हमने आंचल अवाना को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दिया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने बार बार बीच में जो चिल्ला के जो विधान डाला वो दर्शाता है कि वो इस प्रदेश की जनता को तथ्य पहुंचने ही नहीं देना चाहते। उसके बाद तक बात पहुंचे, वो पहुंचने नहीं चाहते। इन्होंने सबसे पहले बात की परिवेश की और परिधान की। उन्होंने कहा परिवेश और परिधान। देश का प्रधानमंत्री ना तो परिवेश बदल पाया और ना ही परिधान बदल पाया। देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात के चुनाव होते हैं, राज्य के तब जो वहां पे जाते हैं, कहते हैं आपकी बेटी को क्या क्या नहीं कहा। जब गुजरात से बाहर निकलते हैं, देश का बेटा बन जाते हैं, गुजरात में जाके गुजरात के बेटे बन जाते हैं, कहते हैं विकास कुछ नहीं, विकास मैं ही हूं और मेरा ही विकास हुआ और मेरी इज्जत को आप बख्शिए। देश का प्रधानमंत्री तथ्यों के आधार पर नहीं जाते, देश की जनता को जवाब नहीं देते, सिर्फ सिंपैथी के आधार पर वोट मांगने का काम करते हैं। इसलिए ना तो वो परिवेश बदल पाए, गुजरात से निकल के देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सिर्फ गुजरात के बेटे बन के और वोट मांगने का उन्होंने काम किया। परिधान बदलने की बात करते हैं, मैं कहता हूं जिस परिधान को आप धारण करते हो वैसा ही आपका चरित्र होना चाहिए। जिस परिधान को आप धारण करते हैं वैसा आपका व्यक्तित्व दिखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री शीर्ष देश के पद पे आसीन है, उनका व्यक्तित्व वैसा ही दिखना चाहिए, लेकिन वो गली पे खड़े हुए मैं उन अल्फाजों का प्रयोग नहीं कर सकता, उनकी तरह वो बर्ताव करते हैं जैसे एक चौराहे पे खड़ा हुआ बहरूपिया जब बर्ताव करता है उसी प्रकार का वो बर्ताव करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि चोर चोर चोर, देश की जनता ने कहा आज चौराहे पे लगा रही है और जगह जगह लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो हवाले से जो बात कही, जिसको मीडिया ने गलत इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चोर घोषित कर दिया है। ऐसा राहुल जी ने कहा, ऐसा राहुल जी ने नहीं कहा था और उन्होंने ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही, ना ही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अनभिज्ञ रखा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने तथ्य नहीं दिए, उसके बाद में उन्होंने एफिडेविट्स दिए सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा कैग की रिपोर्ट जारी होगी, उसके बाद में कैग की रिपोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर गुमराह करने का अगर कोई काम हुआ, देश में पहली बार सत्तारूढ़ दल के और शीर्ष व्यक्ति ने गुमराह करने का काम किया। जो आरोप उन पर व्यक्तिगत तौर पर लगा हुआ था
आज भी वो तथ्य इस देश की जनता के सामने है। ऐसे बहुत से चौथे स्तंभ है इस देश में जिन्होंने लाके रखा और उन्होंने कहा ये तथ्य सही है, और ये तथ्य जो सही है वो हमारे से चोरी हो गए। चौकीदार जी अपनी सीमाओं की रक्षा क्या करेंगे? रक्षा भवन के अंदर बैठे हुए आप अपनी फाइलों की रक्षा नहीं कर पाए, और जिसके अंदर जो उन्होंने झूठ बोला वो देश की जनता के सामने। मैं रोकूंगा आप दोनों को, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं जैसे जैसे चुनाव प्रचार का दौर थम रहा है, अंतिम पड़ाव पे है, वैसे वैसे ही कटुता और बढ़ती जा रही है। हालांकि कहा यह जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन दिखाई ऐसा ही दे रहा है। खैर चलिए, लेकिन अब ये जो चरण होगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस सीट भी है, जिसकी निगाहें, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बात को लेकर के। मैं ये चर्चा इस वजह से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है ये जनता के बीच जो चर्चा है उसी को लेकर के है। बक्सर में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और अक्सर कहते भी हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग या महामिलावटी तमाम जो लोग हैं, यानी कि गैर एनडीए के लोग, उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो आज ये चौराहे पे स्टेचू सर्किल के पास में एक कॉफी हाउस है, वहां की चर्चा मैं बताता हूं कि ये गालियां कब दी जाती है, क्यों देते हैं। कि ये जरा पत्रकार जी अगर आप कर सकें शेयर तो आप हमारी बात जरूर करना, हम आपको जरूर देखेंगे सामूहिक। गालियां कौन दे रहा है, कब दे रहा है, क्या वास्तव में गालियां दी जाए? हिंदुस्तान की सियासत अब पर गाली का पारा चढ़ने लगा है। देखिए, क्योंकि मैं आज प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने गिन के बता दिया कि 100 से अधिक गालियां दी। लेकिन आप चुनाव में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप ही नहीं, यानी गाली एक तरफी नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि देखिएगा, प्रधानमंत्री को सुनिएगा कि टुकड़ा टुकड़ा महाकुंभा बना रहे हैं। आपके साथ जब 46 दल के लोग शामिल हैं तो आपके टुकड़े टुकड़े नहीं हैं, टुकड़े टुकड़े उनके हैं, जबकि 46 दल तो नहीं है उनके। तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कर रहे हो वो तो ठीक है। प्रतिपक्ष अगर कुछ भी करता है तो आप ये कहते हैं कि मैं दलित हूं या मैं गरीब हूं, इस तरह की बातें करना। क्योंकि आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी कोई जाति नहीं, आप गरीब अमीर की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री का पद लेके चल रहे हैं और 5 साल शासन कर चुके हैं, अब वो सब कुछ कहना किसके लिए? वोटों के लिए। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कहिएगा हमने 5 साल में क्या उपलब्धि की, क्या बताया। बनारस में आए थे, आपने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं। अब गंगा की कितनी सफाई हुई, क्या कुछ किया बनारस के लिए, क्या कुछ किया, आप बोलिए ना, कौन मना करता है। तो ये सारी चीजें राजनीति वजह से आज फिर मणिशंकर अय्यर का फिर आ गया चर्चा में कि वो प्रधानमंत्री जी को नीच कहते हैं, जबकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। कायम हूं कि उसमें मैं भी। हाँ, तो ये सब चीजें, क्योंकि आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री के लिए करते हैं वो कभी उचित नहीं माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी अपनी गरिमा के अनुरूप ही बोलना चाहिए, गरिमा के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वोटों की राजनीति है, यहाँ सब कुछ जायज होता है। जिस प्रकार होना नहीं चाहिए, किस प्रकार से वोट मिले, इसलिए वो जो कुछ बोलते हैं वो समझते हैं कि मैं तो सब कुछ सही बोलता हूँ, प्रतिपक्ष जो आरोप लगाता है तो गलत है। ये सारी चीजें नहीं चलने वाली। देश में राजनीतिकरण में जिस प्रकार का निचलापन या जिस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग दोनों तरफ से हो रहा है, वो किसी भी कीमत पे सही नहीं है, माना जाना चाहिए। आचल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। श्याम जी एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। जावड़ेकर साहब 100 गालियां तो गिना रहे हैं कि इनकी तरफ से ये 100 गालियां मोदी जी को दी गई हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि गाली, जिसको आप लोग भी गाली मानते हैं, कांग्रेस के लिए अगर कुछ कहा जाता है तो कांग्रेस उसे गाली मानती है, लेकिन हम ये तंज कह सकते हैं, हमारी भाषा में तंज कहा जाता है, या भाषा का ओछापन कहेंगे। लेकिन गाली एक तरफ से नहीं है, जिसे अब गाली की संज्ञा दी जाने लगी है, वो गाली एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से बौछार चल रही है। ये आप लोगों को तय करना है कि वास्तव में हम किस स्तर पर लेके जा रहे हैं। ये तो मालूम नहीं है कि 23 तारीख को परिणाम क्या होंगे, लेकिन 17वीं लोकसभा अपने बयानों के लिए जरूर जानी जाएगी। चुनाव प्रचार जो है इसका जरूर जाना जाएगा कि किस स्तर का प्रचार रहा, किस स्तर के नेताओं के बोल रहे हो, वो किसी भी दल के हों, चाहे बेशक
कोई अपनी पार्टी के नेताओं को अप्रिशिएट कर रहा हो, लेकिन एक आम बोलचाल में पब्लिक कहती है कि स्तरहीन राजनीति हो गई है। ये बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए सभी दलों के लिए। एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, अभी मैंने जावड़ेकर जी को मैंने भी सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम जी, वो कह रहे हैं कि वोटों की राजनीति है। तो मोदी जी ने एक चीज ये कही थी कि हाँ मैं गरीब का बेटा हूँ, तो गरीब के बेटे होने पे आप वोटों की राजनीति कैसे कर रहे हो? मुझे ये बताइए, आप वोटों की राजनीति इसमें कहाँ से आ रही है? अगर आज एक किसान वर्ग का, आज आपके यहाँ से जो भी चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी कोई भी होता है, अगर वो ये कहता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो इसमें आप मुझे बताइए वोटों की राजनीति कहाँ से आकर खड़ी हो गई है? आप इसका मुझे एक सेकंड, इनका ये कहना है कि मोदी जी जब अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, पिछड़ा हूँ, देखिए इस वजह से मुझे गालियां देते हैं मिलावटी लोग, ये कारण है। तो प्रधानमंत्री अपने आप को इतना गरीब ऐसा क्यों समझते? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में, पूरा हिंदुस्तान क्योंकि पद के साथ होते हैं। देखिए, राजनीतिक चीजें अलग हो सकती हैं, वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके मंच के माध्यम से कि हमारे प्रधान सेवक जी गरीब और अकेले तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा भारत उनके साथ में एकजुट होकर खड़ा हुआ है। रही बात वोटों की राजनीति की और गाली की, तो गाली उनको वो लोग दे रहे हैं जिनको डर है। मैं आपको पहले भी अपनी बात में प्रतिक्रिया दे चुकी हूँ कि गाली उनको, पर इनका कहना है कि दोनों तरफ से गाली आ रही है। दोनों तरफ की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी का एक ही नारा था शुरू से लेकर अब तक, उन्होंने एक ही चीज कहा है कि सबका साथ सबका विकास। वो वोटों की राजनीति में वो कभी जाति, कोई पंथ, कोई समुदाय विशेष को अलग से खड़ा होकर नहीं दिखाते। उनका एक ही नारा है और वो अपने नारे पे आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। और खड़ी भी क्यों है? उनके कार्य के प्रभाव, उनकी कार्यशैली से, और उनके जो भी कार्य रहे हैं वो ऐसे रहे कि आज तक के इतिहास में चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, ऐसे कार्य किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुए जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किए हों। चाहे वो सेना के कार्य हो, चाहे वो आम जनता के कार्य हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो उसमें वोट मांगने की अपील ये नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दो। जनता को एक ऐसा प्रधान सेवक चाहिए जो उसका राष्ट्र एक ऐसे सुरक्षित हाथों में जनता को चाहिए जो अपने राष्ट्र को सुरक्षित। लेकिन मोदी जी देखिए, हर सभा में कहते तो यही हैं। आप तो खुद भी अलवर में जयपुर में एक सभा सुनिए, 3 प्रत्याशी मौजूद थे, तीनों का जिक्र इन्होंने नहीं किया। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा, और कहा कि आप इधर बटन दबाइए, इधर मेरे खाते में आएगा। उन्होंने मेरे शब्द को 4 बार रिपीट किया और प्रत्याशियों का जिक्र नहीं किया। तो आप कहते हैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी तो साफ कहते हैं कि वोट मेरे खाते में आएगा, मुझे वोट दीजिए। आज देखिए, जनता भी इस चीज से रूबरू है। आज जनता में ये चीज का एक वो बन चुका है। आज प्रत्याशी हैं, उन्होंने भले ही प्रत्याशियों को नाम नहीं लिया हो, तो इसका आप साफ उदाहरण ये नहीं देख सकते कि वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अगर उन्होंने कार्यसभा में या यहाँ पर अगर उन्होंने जनसभा की है तो वो प्रत्याशियों के लिए ही आए हैं। और किसके लिए आए हैं? वो अपने लिए वोट ना मांगकर सत्ता को बचाने के लिए और शासन दोबारा से लाने के लिए आए। शासन तो आज जनता निर्धारित करेगी। 23 मई को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और सभी को मालूम है हम सत्ता में पूरे 300 सीट से ऊपर हम लोग यहाँ सीट लेकर आ रहे हैं और पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। ये जनता फैसला कर चुकी है। 7वें चरण का आखिरी जो अपना वो है चुनाव, वो भी अब पूरा प्रकरण में 19 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। तो जनता एक तरह से पूरी तरह से मानस बना चुकी है कि अगर राष्ट्र किसी के हाथों में सुरक्षित है तो वो मोदी जी के हाथों में। क्योंकि आज बच्चे के नाम, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, जन में एक ही चीज है, मोदी 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 मोदी। अब मैं पूछ लूं, मैं एक बात प्लीज आप बोलिएगा मत, एक बात बताइए चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में देश को सौंपना है तो बीजेपी को लाइए। राष्ट्र को कहीं ना कहीं मोदी जी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि खतरा है। तो आप लोग ये भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि हाँ दूसरे लोग भी ये सशक्त हैं, मजबूत हाथ हैं, मजबूत इरादे हैं? क्यों मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने 5 साल का असर देखा और मजबूत हाथों में राष्ट्र को सौंपी? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि 300 सीटें आ गई और हमारी सरकार बनने वाली है। राजस्थान में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश से बीजेपी कोई नहीं हिला सकता, अंगद का पांव है भाजपा, 180 सीट हमारी पूरी तय है। ये इनका अहंकार है जो जनता के जनादेश के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। क्यों फिर 30 तारीख की गणना क्यों करवाने जा रहे हैं? अगर इतना ही अहंकार बोल रहा है, जनता के जनादेश दिया और अहंकार को उखाड़ के फेंका, वैसा ही वक्त आने वाला है। अहंकार इस देश के अंदर कभी भी स्वीकार्य नहीं रहा और ना ही इस देश की जनता करती। देश की जनता के बीच में सेवक बन के गए थे और शासक बन के पुणे जा रहे हैं। सेवक बना के भेजा था, शासक बना के नहीं भेजा था। एक चीज। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि
एक सशक्त भारत के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा 2014 में तो इस देश की 125 करोड़ आबादी को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, देश के हर वर्ग का, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, उनको अच्छे दिन दे नहीं पाए। आज इस देश की 130 करोड़ आबादी को भय दिखा रहे हैं कि देश अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं रह पाएगा। मोदी जी जब बाल्यकाल में थे, तब जब मोदी जी ने कपड़े नहीं पहनने से सीखे थे, उससे पहले इस देश के वो योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को भगा के इस देश को आजादी दिलाई। इसके बाद में इस देश ने बहुत से युद्धों के दंश झेले और विरोधियों को उन्होंने तक दिखाया, पाकिस्तान को विखंडित करके दिखाया, पाकिस्तान के टुकड़े करके दिखाए। इसलिए मोदी जी, ये आप अकेले व्यक्ति के अहंकार पे नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता है, वो जानती है रक्षा करना। इस देश की जनता को अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है और उनके साथ में वो कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। इसलिए एक व्यक्ति के हाथ में सुरक्षा होना, ये भी एक बड़ी अहंकार की बात है जो 130 करोड़ आबादी के ऊपर वो थोपना चाह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने तो कहा कि विकास की बात करने के बाद ये सदैव इनके नेता बात करते रहते थे, बड़े बड़े नेता बोलते थे एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अमित शाह जी ने कहा कि इस मुल्क के अंदर पहली बार ओबीसी का नेता बना है। इस देश के अंदर जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने का अगर कहीं कोई काम किया, किसी सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कहता है कि ये देश के अंदर पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जब ओबीसी के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। उनका भी इतिहास थोड़ा कमजोर था। उसके बाद में लालू जी का और तमाम दूसरे नेताओं का ट्वीट आया और उन्होंने कहा इससे पहले भी एच.डी. देवगौड़ा बने हैं, वो प्रधानमंत्री ओबीसी थे, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले ओबीसी के ऊपर आ गए। उसके बाद में जाति की बात करने लगे और राहुल गांधी की गोत्र की बात पूछने लगे। इनके पास में मुद्दे कुछ रहे नहीं और मुद्दे जब नहीं रहे, मुद्दे विहीन होकर इस देश की जनता को, इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति इनको सुहाती है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति में प्रश्नों का नहीं, नफरत का जहर घोला जाता है। इस देश के अंदर इस पूरे चुनाव में मुद्दों पर किसी ने चर्चा की है? मुद्दों पर चर्चा देखिए, जब इस देश का रक्षक, जब इस देश का सिरोधारी व्यक्ति, जब इस देश का शीर्ष व्यक्ति जब जो यहाँ से जाता है तो वो एक व्यक्ति के तौर पर नहीं जाता, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता की आवाज जाती है। अगर वो व्यक्ति मुद्दों पे चर्चा नहीं कर सकता, वो लोगों को गालियां देता है तो जवाब देना पड़ता है। प्रश्न आप पूछेंगे, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है और प्रधानमंत्री किन अल्फाजों का प्रयोग करता है, इसलिए बोलना पड़ता है। मुद्दों पर चर्चा रही, हमने कहीं गरीब के लिए न्याय की बात की, हमने युवाओं की बेरोजगारी की बात की, हमने किसान के लिए अलग बजट की बात की, हमने मुद्दों पर चर्चा की और मुद्दों पर जाकर चर्चा करते हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने आम खाना तो देश को सिखा दिया, आप ये भी बताइए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। हम ये भी पूछना चाहते हैं, जो मंदसौर के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे थे आपकी शासन में, जिनको गोलियां मिल रही थी, उनका कैसे दोगुना हो पाएगा, ये भी हम पूछते हैं। तमाम सब चीजें हमने इनसे बातें पूछी और हमसे इन्हें ये कह रहे हैं कि भूल जाना बड़ा कठिन है, भूल जाना बड़ा कठिन है। स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं समान तपोबल से भूतल पे सूर, पाते हैं समान तपोबल से भूतल पे सूर, जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर और क्रूर। इसलिए इस जाति का सिर्फ शोर मचाने के लिए कायर और क्रूर लोग इस देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और वो समझ चुके हैं और जान चुके हैं, जवाब देगी। एक बात चलिए मैं आऊंगा। अच्छा जी, आप एक बात, एक सेकंड रुकिए श्याम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। दोनों ओर से बात कही जा रही है कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि पूरा कैंपेन हमने अच्छे से देखा, एक एक बड़े नेता को हमने सुना है, पूरा इलेक्शन वास्तव में मुद्दों पे लड़ा गया? सभी नेताओं में, एक नेता की बात नहीं कह रहा, कोई नेता ऐसा है जो वास्तव में मुद्दों पे अपने आप को लेके आने की कोशिश की हो? देखिएगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 5 साल शासन कर चुके हैं, तो अब वो अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अब तक तो नहीं बना। दोनों तरफ, चलिए प्रतिपक्ष के भी कुछ मुद्दे होते होंगे, मैं दोनों तरफ की बात करना चाहता हूं। देखिए, प्रतिपक्ष दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। प्रतिपक्ष ने कुछ मुद्दे रखे सामने, न्याय योजना रखी, किसानों के लिए अलग से वो लाएंगे, वो अपनी बात कहने में सफल हुए, लेकिन वो सारी बातें होकर के फिर देखिए प्रधानमंत्री यदि दलित गैंगरेप की बात करे और फिर वो कहे कि वो चुनाव में हिसाब देंगे अपना, इस तरह की बातें हो रही, तो सारी बातें हैं कि हम जीत किस प्रकार से सुरक्षित करें, प्रधानमंत्री जी अपना शासन कायम कैसे करें, बचाएं कैसे और दोबारा से शासन में कैसे आए, इसलिए वो सारी चीजें करना चाहते हैं। अब ये कहना कि विपक्ष केवल हमको जातिवाद पे बांटना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं नीच हूँ, दलित हूँ और ये हूँ, गरीब का, ये सारी चीजें, इसका ऑब्जेक्शन किया और मैं भी करता हूँ। अगर कोई किसी बड़े नेता को, किसी को भी, अगर आम आदमी को भी कोई कहता है तो गलत खुद कह रहा हूँ कि सारी बातें होनी नहीं चाहिए। आप अपनी उपलब्धि बताइए, आप कहिएगा कि नोटबंदी करने के बाद क्या स्थिति बनी और कैसे हमने जीएसटी को किस प्रकार से बदलाव किया और क्या कुछ दे पाए हम देश को, ये सारी चर्चा करते नहीं है अभी।
केवल अब आप दिखेगा कि राफेल के मामले में खुल करके चर्चा नहीं होती है दोनों तरफ से। एक तरफ तो आरोप लगाते हैं वो, आप उसका जवाब ढंग से दे नहीं पाते। ये सारी बातें देश को, तो आखिर देश के लोगों को खुद वोट डालेंगे तो वो सोचते हैं कि किसको वोट देना है, क्यों देना है। पहली बार वोट आप ले सकते हो, दोबारा से वोट लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे। देखिए अब देखिएगा लास्ट 19 तारीख को 7वां चरण है जिसमें प्रधानमंत्री का भी चुनाव है, और प्रधानमंत्री की सीट का चुनाव, प्रधानमंत्री जी का सांसद जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी, उस पर भी वोट पड़ेंगे। और लास्ट में उनका वोट देखिए वो सीट है, और वो सब जगह जाकर के आप उनको कहना है कि उनके लोगों को क्या कह पा रहे हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने कितना काम वाराणसी के लिए किया और क्या प्लानिंग करके किस तरह से किया। ये सारी बातें बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, जिस प्रकार से कहना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में देखिए कई चीजें कही है, अब वो कहना भूल जाते हैं सारी बातें, कि वो कहते हैं कि मैंने तो 1987-88 में ईमेल कर दिया था डिजिटल कैमरे का उपयोग। डिजिटल कैमरे का अपने भारत में आया ही नहीं, तो उन्होंने कैसे उपयोग कर दिया। तो ये सारी बातों को ध्यान नहीं रखते, वो ये जानते नहीं कि देश के लोग भी उस चीज को पहचानते हैं, सारी बातें करते हैं। आप प्रधानमंत्री होने के बाद अपने इंटरव्यू में कुछ कहते हो तो तथ्यात्मक चीजें रखनी चाहिए। 90 में आप राजीव गांधी ने इस देश को संचार क्रांति में प्रवेश कराया। ये कहना गलत है कि मोदी जी ने करा। डिजिटलाइजेशन का स्टार्टिंग किया वो ठीक है, वो उसके लिए तारीफ की कही जानी चाहिए, उसमें तो गलत नहीं है कि डिजिटलाइजेशन से भ्रष्टाचार में कमी आई, बिचौलियों में कमी आई, ये तो मानते हैं, सबको मानना भी चाहिए। अब ये देश अपना चुका है तो उसको गलत खत्म नहीं किया। अब राहुल गांधी कहते हैं कि हम 72,000 उसी अकाउंट के माध्यम से गरीबों को सीधे भेजेंगे। तो ये सारी चीजें राजनीतिक हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है, ये अचल जी राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने खाते खुलवाए, पैसे डलवाएंगे उनमें। जी अब आप बताइए, और आपके दायरे को सैल्यूट करता हूं कि आप बोलिए। सबसे पहले मुझे आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरी बात पूरी करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। कांग्रेस का टाइम भी दिलवा सकता हूं मैं, आप कहें तो। आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं चौधरी जी की बात का खंडन करना चाहूंगी कि ये एक चीज उठाकर लाए हैं कि जाति के नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं, गोत्र के नाम पे। तो आप सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए चौधरी जी कि गोत्र उठा के किसको जवाब देना पड़ा, जवाबदेही कौन बना? क्या हमने गोत्र पूछी थी? आप बताइए, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी से हमने गोत्र पूछी थी, उन्हें क्यों आवश्यकता हुई अपने गोत्र बताने की? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। वो वोटों की राजनीति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात रही, आपके अध्यक्ष जी ने पता नहीं हो, ये किसने पूछी बता दीजिए। बीजेपी किस नेता ने गोत्र पूछी बता दीजिए। बता दीजिए। जेटली जी ने कहा कि आपकी गोत्र क्या है, गोत्र बताइए। कैसे पूछ रहे हैं आप? बीजेपी के नेता का अगर पता नहीं है कैसे बता दीजिए। आचल जी एक सेकंड सुनिए, आप जो कह रहे हैं ये बात सत्य है कि जब सोमनाथ मंदिर में गए थे तो उन्होंने अपना नाम और धर्म लिखा था। एक सेकंड सुन लीजिए। तब अरुण जेटली जी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कहा था कि अपना गोत्र भी लिख देते तो ठीक रहता। जब फिर अब ये पुष्कर में आए थे तो उन्होंने अपना गोत्र भी उसमें लिखा। तो आपने कहा लिखा नहीं, उनका इनकी दादी का गोत्र यहाँ से बताया। पुष्कर तो उनका मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो कभी अपने आप को विंसी बताते हैं, कभी वो बात सारी सही है। आपने कहा कि सवाल किसने खड़ा किया? अरुण जेटली जी ने बाकायदा पूछा था। उनको बताने का कारण क्यों हुआ, क्यों बताना पड़ा? उन्होंने अपनी दादी का गोत्र बताया। सबसे पहली बात, आज आप बोल रहे हैं कि ऐसी क्या योजनाएं रखी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी श्याम जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस चीज से अछूते नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या योजना लाए। ये योजनाएं सबको मालूम है। और एक बात बताओ, 5 दशक से नेहरू जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ, राजीव ने नारा दिया गरीबी हटाओ, अब इटली से जो आई हैं अपनी सोनिया गांधी जी मैडम, वो भी कह रही है गरीबी हटाओ, और फिर राहुल गांधी जी भी कह रही है गरीबी हटाओ। देखिए फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, फिर गलत बोलना पड़ेगा, फिर गलत बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये इनका चरित्र है, ये भाजपा की 5 सालों में सिखाया जाता है। एक बात, और ये भाजपा की 5 सालों में सिखाया जाता है कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की 5 सालों में सिखाई जाती है। और मैं बता रहा हूँ, एक महिला होते कैसे अल्फाजों का प्रयोग करेगी, ठीक नहीं रहेगा। इनका नेता भी जब सिखाएगा कहाँ से प्रयोग करते थे, कहाँ से आए थे। अरे आप तो ये बता दीजिए, आपकी जो प्रधानमंत्री जी थी वो कहाँ गई? अरे आप ये बता दीजिए, आपके पास थी वो गई कहाँ थी? गई कहाँ पे? वो गई कहाँ जो है वो बता
दीजिए, मेरी पत्नी दूसरे क्या बताओगे? आप अपनी पत्नी का भी बता सकते, दूसरे पत्नी के बारे में क्या पूछते हो? अरे देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के बारे में नहीं बता सकता, आप पूछो। अरे जब तक को पता नहीं है, जब आपको पता नहीं है तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर क्या गरीबी थी, इस देश के अंदर क्या गरीबी थी, बतानी पड़ेगी। इसलिए जो नारा दिया था उसके साथ बताना पड़ेगा। एक सारे काम चाहे थे डिस्काउंट गरीबी आज तक ठीक नहीं कर पाए, वो आयोजन आज तक चलते रहे। इस देश के अंदर आपने जो भेद किया है, जो आपने वर्ग व्यवस्था को जो बांटा है, जो अमीर और गरीब की दूरी को बांटा है, उसको बांटने का काम करेंगे। अरे छोड़िए पाँच पिछले मत 5 महीने बाद में चौराहे मामले थे, 5 महीने बाद में देश प्रधानमंत्री ने कहा था वो चौराहे बताइए जो मर्जी हो हत्या करेगा। एक मिनट 60 साल बहुत लोग आप झूठे जो जाति और गोत्र की राजनीति करता है वो खैर और तीर होता है। आप जाति की और गोत्र की राजनीति करते हैं, आप करोड़ लोग हैं तो जाति की राजनीति करते हो, जाति की राजनीति करते हो, जाके रोते हो। अरे जाके रोते हो, मुझे क्या कह दिया? अरे यही तुम्हारा सूत्र है, यही अरे तुम पप्पू बनाओ, तुम्हारा ये मर्यादा है। तुम जो बनाओगे तुम्हें सब कुछ बनाने का काम है। मेरा सवाल आलू को सोना बनाने का तुमने काम किया। तुम्हारी IT सेल देश के अंदर नफरत बोलती है, तुम्हारी IT सेल देश के अंदर नफरत बोलती है। यही तुम्हारा सूत्र है, यही बीजेपी का सूत्र है। झूठ बोलो। चलो मेरे ही सवाल का सूत्र है आलू का अरे 70 साल का जनता नहीं है, हम 5 साल बाद जनता के नाम से कहते जनता ने चुना था हमें, हम जनता की अदालत में गए थे, जनता ने चुना था, मोदी ने और बीजेपी ने नहीं चुना था। 5 साल का जवाब चाहिए, 5 साल का जवाब चाहिए आपका। 5 साल में आपने क्या किया? देश इसे आगे राज नहीं करने देगा तो हमने 70 साल किया, देश इसे तुम्हें राज नहीं करने देगा तो हमने 70 साल आज चलेगा। एक बात तुम्हारा देश की शहादत पे नहीं पाई, अंग्रेजों के मुखबिर बन के काम किए इस देश को सफल करने को आगे। एक बार आपसे चौधरी जी प्लीज आचार्य जी एक बात सुनिए, हमने 70 साल शासन किया, इसलिए आप और दे, इसलिए बीजेपी को दे, बीजेपी को क्यों दोबारा राज दे? हमें 70 साल से हो रही है, 70 साल नहीं दिया। मेरे को 5 साल दे, एक बार रोने से देश की जनता नहीं देने वाली है, जवाब नहीं देने वाली है। और बापू कौन है पता चल जाएगा चुनाव में। चौधरी जी कौन झूठा कौन चोर इस देश की जनता तय कर देगी, आप तय नहीं करेंगे। एक बात में आचार्य जी अरे तुम्हारा यही सूत्र है, तुम्हारा यही सूत्र है देश की जनता को गुमराह करने का। आलू डालो सोना निकालो, नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, अभी तक शब्द निकालिए। सुनिए मैं एक बात मेरे को मौका तो दीजिए, मेरे को मौका माध्यम से आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। मेरा एक सवाल है, गरीबी हटाओ बना रहा है, 5 दशकों से देखते आ रहे हैं। अरे मेरा सुनो तो सही, तुम्हारे दादा कहाँ थे, तुम्हारे बाबा कहाँ थे, बताइए। मैं बोल लूँ आपसे अरे तुम्हारी नहीं बोलती, यहाँ पे नहीं बोलती, ऐसे कांग्रेस की बदौलत यहाँ पे बोल रही है, जिसको हमने लोगों के जीवन पर विश्वास करते हैं। परिवार जिसका परिवार नहीं है आज क्या होगा? और जीवन खा उठा रहा, अरे जीवन आपने नफरत में डाल दिया, देश को घाटे में डाल दिया, देश को विभाजन में डाल दिया, और अपनी काम कर दिया तो अपनी पत्नी का क्या हो जाएगा? अपने वो देश का क्या उसका ऐसी में नहीं रहता, बिता कुत्ते में रहता है, साथ वो छोड़ के बाहर आ गया ना, ऐसी में
नहीं रहता ना वो तो धोखा हो गया क्या? चलो एक बात सुनिए, मैं एक छोटा सवाल अरे आज से छोटी सपनी आचल जी एक बात आचल जी मेरे सवाल सुनिए। अरे तुम्हारी माता जी मेरा दिन नहीं बना आचल जी मेरे सवाल मेरे सवाल में हमारे नेता ने राजधर्म पूछा था, अटल जी ने राजधर्म का पालन ये मुद्दों से बड़े अच्छे से मुद्दे से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आचल जी मैं एक छोटा सा सवाल आपसे, आचल जी मैं छोटा सा सवाल आपसे, आप एक महिला है, जवाब मांगूंगी। मैं तो एक बात सुनिए, एक महिला आप ये बताइए क्या सोनिया गांधी आज भी आप इटली करते हैं? भारत की नागरिकता किसने दी? भारत की नागरिकता भले ही भारत की नागरिकता हो, लेकिन मेरे को तुमसे जवाब वो श्याम जी यही कह रहे हैं, मुझे श्याम जी यही कह रहे हैं कि देखिए आप 2014 में आपकी पार्लियामेंट की मेंबर है वो कितने टाइम के, आप किसी नागरिक बताएंगे पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, गुस्सा ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहू तो कहीं की भी होती है ना, देश की बहू हो गई ना वो, क्या रहेंगी तो इटली की इस देश की बहू है ना। अब तो नागरिकता है की नागरिकता है, मान इटली की नागरिकता है क्या? इटली की नागरिकता है क्या उनके पास? जवाब दो, जो आप दशकों से एक ही चीज चलाते आ रहे हो, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। मुझे तो सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए, क्या 5 दशक तक आज तक आप गरीबी हटाओ का नारा जो दे कांग्रेस से लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमें मौका तो दो, कुर्सी पे बैठने दीजिए, उसके बाद हम सारी गरीबी दूर कर देंगे। मौका था, नया मौका मिलना चाहिए, कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रही है। चलो एक आखिरी सवाल है मेरा, श्याम जी आपके पास है, आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में ना डिबेट में पार्टी के नेताओं के पास में कोई मुद्दा है ना मंच पे मुद्दे है ना, तो ये क्या माना जाए, इसे ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो या ग्रेट इंडियन ड्रामा या डेमोक्रेसी, क्या कहें क्या इसको? देखिए क्या कि लोकतंत्र को कोई सुरक्षित और बढ़ाना नहीं चाहता, अपनी पार्टी को किस पर मजबूत करा जाए, अपनी सत्ता को किस प्रकार से पार्टी सत्ता कैसे और दूसरे दल सत्ता में कैसे आए, इस बात की सारी चीजें चल रही है। देखिए राहुल गांधी फिर कल राजस्थान आ रहे हैं और वो थानागाजी जाएंगे और दलित से मिलेंगे, उनकी हिम्मत है ना, आप करिए ना उनसे बातचीत, उनसे कहिए ना, ये सारी बातें करिए। जावड़ेकर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा ले, जब आप रोकना चाह रहा हूँ इस बात को रखिए आप। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे नेताओं के बोल हमारे नेता जाके समझौता करते हैं, तुम्हारे मंत्री जाके समझौता करते हैं, तुम्हारा मंत्री जाके समझौता करता है, अभी हमारा मंत्री जाके, अरे हमारा मंत्री जाके पूर्व मंत्री जाके समझौता करता है, शर्म करो, तुम्हारा मंत्री जाके समझौता करता है, पैसों में सौदा करते हो, महिला की इज्जत का पैसों में सौदा करते हो। अरे भाजपा के पूर्व मंत्री जाकर पैसों में महिला की इज्जत का सौदा करते हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महिला की इज्जत का तुम पैसों में सौदा करना चाहते हो, दोषियों को बचाना चाहते हो, गरीबों की मदद करना चाहते हो, ये भाजपा का चरित्र है, ये बीजेपी का चरित्र है। आप भी लूटने वालों के साथ नहीं, आप भी लूटते उसके साथ नहीं, लूटने वालों के साथ होते। तुम कठुआ के अंदर